So hello all, welcome to lecture 1 of electric charges and fields, and in this particular lecture we are going to talk about some basic properties of charges and about charging of bodies. So let's get started. First of all, let's talk about charges. Let's talk about charges. What do you mean by charges? Charges का मतलब क्या है? जब मैं आपको चार्ज को डिफाइन करने बोलूँगा तो how are you going to define the charge? Charge can be defined as an entity which is capable of producing electric and magnetic फील्ड। तो मैंने क्या बोला, चार्ज एक ऐसी एंटिटी है जो केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे कि चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड किससे क्या संबंध है, तो इस चीज़ को समझना। जो भी कोई एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, चार्ज हम सबको पता है क्या होता है, लेकिन जब उसको डिफाइन करने की बारी आती है तो हम बहुत सारे लोग हम में से जो है वो फंस जाते हैं उस चीज़ में। तो आपको एकदम सिंपली डिफाइन करना है चार्ज क्या है। चार्ज इज़ एन एंटिटी विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ जहाँ चार्ज एग्जिस्ट करता है वहाँ वहाँ उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही होती है, राइट। बिकॉज चार्ज के खुद का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे तो उस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ कहीं चार्ज आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रहेगी ही, चाहे चार्ज रुका रहे चाहे चार्ज चलता रहे। मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ तक बात है, जब तक चार्ज रुका हुआ है तब तक उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, लेकिन जब चार्ज मूविंग में रहेगा तब उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये फिनोमेना को मैं और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट आप इतना याद रखो कि चार्ज एक ऐसी एंटिटी है जो केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि चार्जेस क्या होते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की जहाँ तक बात है, हम सबको पता है कि दो मेजर टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। लेकिन मैं इनको तीन कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। एक ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव होता है, एक ऐसा चार्ज जो नेगेटिव होता है, और एक ऐसा चार्ज जो न्यूट्रल होता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, सही है। नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल चार्ज इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है ना। तो दुनिया में जहाँ कहीं आपको कोई भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा दैट विल ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, और जहाँ कहीं दुनिया में आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पे न्यूट्रॉन्स कोई एक ऐसे पार्टिकल्स है जो बेसिकली कोई चार्ज होल्ड नहीं करते, लेकिन अपने आप में एक अपना अलग इंपॉर्टेंस लेके आते हैं। न्यूट्रॉन्स की स्टडी फिलहाल हम यहाँ नहीं करेंगे, आगे चल के जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको उसके बारे में बताते चले जाऊँगा। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे बस आप ये याद रखो कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने अपने पास, तीन। पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल चार्ज बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ लेट अस स्टडी सम बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट दीज चार्जेस, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चार्ज। तो हम मास और चार्ज की बात करेंगे सारे पार्टिकल्स के लिए, सही है। तो सबसे पहली बात प्रोटॉन्स के लिए, उसके बाद बात इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और एट द एंड बात होगी किसके लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, सही है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन कभी भी आपको पूछा जाए तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखना कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। वहीं पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs, सही है। तो बेसिकली ये ऐसी वैल्यूज़ है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज इनका यूज़ कहीं पे भी पड़ सकता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आपको इनकी वैल्यूज़ ब्रैकेट में दी होती है, लेकिन कई बार ये वैल्यूज़ नहीं भी गिवन होती है, तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड होता है कि ये सारी वैल्यूज़ आपको याद हो। उसी तरीके से अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। इक्वल चार्जेस लेकिन ऑपोजिट नेचर के, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि
दो वैल्यूज यहाँ पे काफ़ी रिपीटिंग दिखेगी। जैसे जो मास ऑफ प्रोटॉन है वही मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये जो वैल्यू होती है इसको मैं बोल देता हूँ वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलता हूँ? वन एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जिसको मैंने वन एटॉमिक मास बोला या 1 AMU बोला, तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना हो जाएगा? 1 AMU। सही है क्या? और उसी तरीके से जब मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूंगा तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 10⁻⁻27 केजीज में है, वहीं इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 केजीज में। दैट मीन्स 10⁻4 टाइम्स लेस है इलेक्ट्रॉन का मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एंड दैट इज वाई इसका मास कंसिडर कर लिया जाता है नेग्लिजिबल। इसका मास कंसिडर कर लिया जाता है नेग्लिजिबल। सही है क्या? ये बात ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद एक और वैल्यू जो यहाँ पे रिपीटिंग दिख रही है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर ई। तो ये सिंस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस ई हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज माइनस ई हो जाएगा। सही है? तो मैं आप लोगों को ये चीज़ डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि 1 AMU is what? It's 1.6 into 10⁻⁻27 kgs, and on the other hand if I define 1e, तो I can write 1e as 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इसी के टर्म्स में आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के मासेस एंड चार्जेस को याद रखना है। सही है? आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ने वाले हैं? सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सही है? तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या है। तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। पहला, चार्जेस आर एडिटिव। क्या बोला मैंने? चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव का मतलब क्या होता है? चार्जेस आर एडिटिव का मतलब होता है आप चार्जेस को उसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हो उसी तरीके से। सही है? तो जैसे अगर सपोज मेरे पास में दो प्रोटॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ +2 फॉर 2 प्रोटॉन्स एंड -1 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। आई विल गेट +1। दिस इज माई नेट चार्ज। दिस इज माई नेट चार्ज। सही है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्जेस को मैं नॉर्मली ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जैसे मैं नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सही है? सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? चार्जेस आर कंजर्व्ड। क्या बोला मैंने? चार्जेस आर कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी होता है, विच सेज कि फॉर एनी इंसुलेटेड सिस्टम। क्या बोला मैंने? फॉर एनी इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम क्यों बोला मैंने? इंसुलेटेड सिस्टम इसीलिए बोला ताकि इसके अंदर ना कोई चार्ज आ सके ना कोई चार्ज इससे बाहर जा सके। फॉर एनी इंसुलेटेड सिस्टम द total charge of the system the total charge of the system remains constant। सही है? तो टोटल चार्ज जो भी रहेगा इस सिस्टम का वो कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। राइट? बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड द टोटल चार्ज transferred the total charge transferred is always an integral multiple of charge on an electron। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। राइट? तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर सपोज कोई भी जो मेरा q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ e।
that is always going to be equal to n times of e. इसका मतलब where n is the number of electrons, सही है ना। तो हमेशा जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा that is always going to be an integral multiple of, वो integral multiple कौन रहेगा, the number of charges that are being transferred in the process, सही है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उसको मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमेशा जो द चार्ज ट्रांसफर हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसीलिए हमेशा जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सही है क्या। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है चार्जेस की जो हमने यहाँ पे पढ़ी, राइट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू our next topic, which is charging of bodies. Next topic, which is charging of bodies. इसको समझेंगे। मैंने क्या बोला, मैं बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ, मैं किसी बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास चार्जिंग ऑफ बॉडीज के 3 तरीके। पहला तरीका इज बाय रबिंग, सही है। दूसरा तरीका इज बाय कंडक्शन, और तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन, सही है। ये 3 तरीके हैं, अब हम इनको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मेथड पे आ रहे हैं हम, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। रब करके आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, सही है। तो लेट्स सी हाउ इज दिस पॉसिबल। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक रॉड, मैं ले रहा हूँ एक रॉड। ये कैसी रॉड है, दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस इज अ ग्लास रॉड, सही है। और मैंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब किया। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है एक सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब इस सिल्क क्लॉथ से जब मैं इस ग्लास रॉड को रब करूंगा तो क्या होगा वो देखो, वेन एवर आई रब ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ, व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड स्टार्ट मूविंग टू द सिल्क क्लॉथ। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड स्टार्ट्स एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ स्टार्ट्स एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज, सही है क्या। तो यहाँ पर वापस से आप देखोगे तो मैंने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ ग्लास रॉड पे के कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पे चले गए एंड दैट इज द रीजन ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिल्क क्लॉथ के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, सही है क्या। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल में अब क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से रॉड ही ले रहा हूँ, लेकिन ये रॉड किस चीज़ की है, इस बार दिस रॉड इज़ अ प्लास्टिक रॉड, इस बार दिस रॉड इज़ अ प्लास्टिक रॉड, और वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिल्क या वुलन क्लॉथ से रब करूँगा इसको, सही है। तो ये मेरे पास वापस से क्या आ गया, एक सिल्क क्लॉथ आ गया। जब मैं इनको रब करूँगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्क क्लॉथ विल स्टार्ट कमिंग ऑन टू प्लास्टिक रॉड, सही है। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, और जो सिल्क क्लॉथ है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, सही है क्या। वापस से इस प्रोसेस में भी कोई नए चार्जेस क्रिएट नहीं हुए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ से प्लास्टिक रॉड पे आ गए, इसलिए प्लास्टिक रॉड ने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज शो किया, और सिल्क क्लॉथ ने पॉजिटिव चार्ज शो किया बिकॉज उसके पास के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड कि जब भी उनको आप सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ से रब करोगे तो हमेशा ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे एंड प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि बाय रबिंग आपने क्या किया, आपने इनको चार्ज कर दिया। So this is first method of charging of bodies, that is by rubbing. Let's move on to the second method, which is charging by conduction. Charging by conduction. देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं एक सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ऊपर से पूरा कैसा है, कवर्ड है। सिर्फ इस बॉक्स में एक छोटी सी स्लिट है जहाँ से मैं एक पेपर पिन को अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक पेपर पिन को अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। पेपर पिन लिया मैंने, उसको पूरा ओपन कर लिया और उसको अंदर इंसर्ट कर दिया सच दैट इट अपीयर्स लाइक अ हुक, सही है। अब इसके अंदर क्या करूँगा, उसका जो एंड है वहाँ पर मैं गोल्ड की 2 लीव्स इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है, गोल्ड की 2 लीव्स लगा दूंगा। नाउ दिस एंटायर सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस सेटअप टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन अ गिवन बॉडी, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास ले आऊँगा,
तो जैसे मैंने एक रॉड ले ली, कौन सी रॉड है ये, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है तो इसके ऊपर सारा चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है क्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अ ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है, सही है। इसको मैंने लाया और इस इलेक्ट्रोस्कोप के टॉप एज पे टच कर दिया। जैसे ही मैंने टच किया क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे उस पेपर पिन के थ्रू फ्लो होकर अंदर गए और दोनों गोल्ड शीट्स के ऊपर सेटल हो गए। सिंस दोनों गोल्ड शीट्स पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो दोनों पे लाइक चार्जेस आ गए और इसलिए उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एंड आई कैन सी अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू गोल्ड लीव्स, ठीक है। ये क्या थी मेरे पास, गोल्ड लीव्स थी जिनमें मुझे क्या दिख रहा है, रिपल्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रिपल्शन दिख रहा है। सो वेन एवर आई सी अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू गोल्ड लीव्स, आई कैन कंक्लूड कि जो ऊपर से मैंने बॉडी टच की थी वो चार्ज बॉडी है। बिकॉज अगर ऊपर वाली बॉडी चार्ज है तभी तो वो पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर होगा उन दोनों गोल्ड लीव्स पे और उन दोनों गोल्ड लीव्स पे लाइक चार्जेस आ जाएंगे और वो दोनों आपस में रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अगर ग्लास रॉड की जगह अगर मैं कोई अनचार्ज बॉडी टच किया होता तो वहाँ से कोई चार्ज फ्लो होता ही नहीं, तो मेरी गोल्ड लीव्स भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में एज इट इज रहती, राइट। एंड दैट इज हाउ यू डिटरमाइन और यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन द गिवन बॉडी। तो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को पेपर पिन से टच किया था और वहाँ से उस वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ। देयरफॉर दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ बॉडीज बाय कंडक्शन, राइट। अब हम लास्ट में बात करते हैं एक थर्ड चीज़ की, विच इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इंडक्शन मतलब क्या, इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग। तो मैं विदाउट एक्चुअली टचिंग द बॉडी आई एम ट्राइंग टू चार्ज अ गिवन पर्टिकुलर बॉडी। सही है, देखते हैं कैसे होगा ये। मेरे पास एक मेटल स्पीयर है, राइट। ये न्यूट्रल मेटल स्पीयर है फिलहाल, जिसको मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया है, सही है। अब ये फिलहाल न्यूट्रल है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, कहीं ना कहीं द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल एंड दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं वापस से जो मेटल स्पीयर था, ये मेटल स्पीयर एज इट इज रखा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज्ड रॉड इसके पास ला ली। मैंने एक चार्ज्ड रॉड इसके पास ला ली। ये कौन सी रॉड है, ये ग्लास रॉड है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सही है। जैसे ही मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को इस स्पीयर के पास लाया, जैसे ही मैंने एक चार्ज्ड ग्लास रॉड को इस स्पीयर के पास लाया, इसके अंदर के जितने नेगेटिव चार्जेस थे वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए इस सरफेस पे, और जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो रिपेल होके दूसरे एंड पे चले गए, सही है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने जो ग्लास रॉड लाई, मैंने ग्लास रॉड को टच नहीं किया है, सिर्फ उसके इन्फ्लुएंस की वजह से सारे नेगेटिव चार्जेस उस सरफेस पे आ गए जिस सरफेस को मैंने ग्लास रॉड के साइड फेस किया था, और जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो उससे रिपेल होके दूर चले गए ऑन दी अदर एंड, सही है। और अब ये जैसे ही चार्ज सेपरेशन हुआ, जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्पीयर के दो डिफरेंट सर्फेसेस पे, मैं क्या करूँगा, इस सरफेस को कंडक्शन के थ्रू अर्थ कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको कंडक्शन के थ्रू अर्थ कर दूंगा। जैसे ही मैंने कंडक्शन का वायर इसमें कनेक्ट किया, सारे पॉजिटिव चार्जेस उसमें से निकल के अर्थ हो जाएंगे, लेकिन सारे नेगेटिव चार्जेस अभी भी इसी फेस पे बने हुए हैं बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। नाउ वंस दिस प्रोसेस इज डन, वंस ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर बीइंग अर्थड, अब क्या करूंगा, मैं वो कॉन्टैक्ट हटा दूंगा और ग्लास रॉड भी हटा दूंगा। और जैसे ही मैंने ये चीज़ की तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ माई मेटल स्पीयर which now only has negative charges on it, which now only has negative charges on it। मेरी बात समझे क्या। तो मैंने क्या किया, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन मैंने उसके ऊपर के सारे पॉजिटिव चार्जेस को हटा दिया, और सिंस वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस हट गए तो अब ये मेटल स्पीयर नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया एंड आई हैव सक्सेसफुली चार्ज दिस बॉडी विदाउट इवन टचिंग इट। यहीं पे अगर आप ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड लाए होते तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस उसके तरफ खींचे जाते और मेरे नेगेटिव चार्जेस अर्थ हो जाते, तो मेरा मेटल स्पीयर पॉजिटिवली चार्ज बनता। आई होप आज का डिस्कशन पूरा पूरा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखी और साथ में चार्जिंग ऑफ बॉडीज के 3 मेथड्स देखे। आई विल कम बैक अगेन विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तब तक प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट with all your friends who may need it, and subscribe to the channel to get the latest updates of my new uploads. I'll see you again. तब तक goodbye, be happy, be safe.